मनोज को नींद नहीं आ रही है। सप्ताह भर बाद वेद की शादी से आज ही पत्नी सरिता के साथ लौटा है। मनोज कभी इस करवट तो कभी उस, कभी बिजली विभाग को गाली देता तो कभी प्रशासन को मन ही मन कोसता। सीवान का छोटा सा गांव, यहाँ बिजली के तारों का जाल तो हर कमरे में दिखाई देता है, पर बेबस बल्ब लाचार से टकटकी लगाए जलने को आतुर निराश लटके रहते हैं। इस गर्मी में पंखा भी शांत पड़ा था, इसलिए गांव में ज़्यादातर लोगों के घर के छत पक्के होते हैं। वे छत पर ही सोने की व्यवस्था कर लेते हैं। जगमगाते तारों के बीच खुले आसमान में मनोज पल पल काट रहा है। हालांकि बगल में सोई सरिता को जगाने का मन भी हुआ, पर बढ़ाया हाथ ये सोचकर वापस खींच लिया कि सप्ताह भर शादी में दिन भर इधर उधर ये भी भागती ही रही है। फिर यहाँ आकर घर की पूरी साफ सफाई की। उसे जगाना ठीक नहीं। दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते रहे। नज़र आसमान की ओर टिक गई। तारों की झिलमिलाहट से नजरें खींचती चली गई। एक तारा बहुत जाना पहचाना सा लगने लगा। उसकी झिलमिलाहट रंग रंग में समाने लगी। कहीं ये शगुन तो नहीं? हाँ, शगुन ही तो है। वही हंसी, वैसा ही तेज, जो मेरी सारी थकान काफूर कर दे। देखो कैसे खिलखिलाती हुई पूछ रही है मुझसे, पापा भूल गए क्या मुझे? नहीं पहचाना? मैं हूँ आपकी शगुन, आपकी प्यारी बेटी। मैं आप लोगों को यहाँ से रोज़ देखती हूँ। जानती हूँ आप लोग आज ही वेद की शादी करवा के लौटे हैं। नींद नहीं आ रही है ना? दिन में इतना क्यों सो लिए? याद है मुझे जब रात को नींद नहीं आती थी और मैं आपको कहानी सुनाने के लिए कहती थी, तब यही कहते थे ना मुझसे, दिन में इतना क्यों सो लेती हो? अब तारों से बातें करो। मनोज के मन में अतीत के पन्ने फड़फड़ाने लगे। मनोज उस दिन बहुत खुश था जब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलकर नर्स ने बताया कि लड़की हुई है। उसने तुरंत 500 का नोट पर्स से निकालकर नर्स को थमा दिया। खुश होता भी क्यों नहीं, घर में पहली बार लक्ष्मी ने जन्म लिया। उसे अपनी सूनी कलाई की तो आदत हो गई थी, पर अपने बेटों की भी सूनी कलाई देख कुंठित हो जाता था। सुंदर सलोनी शगुन नाजो नखरों से पलने बढ़ने लगी। भाई बहन के झगड़ों में मनोज शगुन का ही पक्ष लेकर बेटों को डांटते। पापा की सोन परी खुशी से इतराने लगती। रोज पापा की बाहों में ही चांद तारे व परी रानी की कहानियां सुनती हुई सोती। पलक झपकते दिन महीने साल गुजरने लगे। गर्मी की छुट्टियों में सहेलियों के साथ आम के बगीचे में जाकर टिकोरा तोड़ने में शगुन को बहुत मज़ा आता। जब सरिता बच्चों को दोपहर में ज़बरदस्ती सुलाने की कोशिश करती तो बच्चे भी बंद पलकों से माँ के सोने का इंतज़ार करते, और जैसे ही माँ को झपकी लगती वे दबे पांव बाहर निकल जाते और रास्ते में जो भी अस्त्र शस्त्र मिलता, पत्थर लकड़ी सब लेकर पहुंच जाते बगीचे में। एक दिन दुकान से घर आते वक्त दोपहर में मनोज ने बच्चों को बगीचे में देख लिया। फिर क्या, चोरों की चोरी फुर्र हो गई। सिट्टी पिट्टी गुम, सब ने सरेंडर कर दिया। वहीं से सबको डांटते पीटते लेकर घर आए। शगुन भी सहमी सी भाइयों के पीछे पीछे। उस दिन मनोज ने शगुन को भी बहुत डांटा। लंबे लंबे घेरदार कपड़ों वाले चाई मुई की कहानी सुनाई, जो बच्चा चुरा कर ले जाते हैं, फिर उनकी आंखें निकाल कर बेचते हैं। बच्चों के चेहरे पर चाई मुई का भय दिखने लगा। साथ ही साथ मनोज ने सरिता को भी हिदायत दी कि जब भी वह दोपहर को सोने जाए तो गेट में ताला लगा दे। फिर बच्चों ने अपनी दुनिया घर में ही बना ली। कभी सहेलियों को बुलाकर गुड्डा गुड़िया खेलती, जिसमें कोई वर पक्ष से तो कोई वधु पक्ष का बन जाता। फिर शादी ब्याह तिलक बारात सब होता, वो भी खूब धूम धड़ाके व गाजे बाजे के साथ। कभी दिन भर कैरम, लूडो या व्यापार चलता, उसी में धमा चौकड़ी मची रहती। जो जीतता उसकी हंसी हारे को तीर सी चुभती। हारा छटपटाता, फिर दंगल शुरू। कभी कभी लड़ते झगड़ते सब सो भी जाते। एक रात शगुन को नींद नहीं आ रही थी क्योंकि वो दिन में बहुत सो ली थी। उस रात वह मनोज को कहानी सुनाने की जिद करने लगी। तब मनोज ने कहा था कि दिन में इतना क्यों सो लेती हो, फिर रात में नींद कैसे आएगी?
अब देखो इन तारों को, और तारों को दिखाते हुए बताया था कि वो तेरी दादी, वो तेरी नानी, सब तुमसे बातें करना चाहते हैं। उनको ध्यान से देखो और उनको सुनने की कोशिश करो। शगुन का बाल मन शांत हो गया। उसने धीमे स्वर में पूछा, पापा, क्या एक दिन मैं भी तारा बन जाऊंगी? आप मुझे देखकर पहचान लेंगे ना? मनोज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने शगुन के मुंह को अपनी हथेली से बंद करके गले से लगा लिया। उस रात देर तक उसे कहानियां सुनाते रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। शगुन की डिग्री तक की पढ़ाई तो गांव में ही हो गई, पर लाडली बेटी ने माँ की इच्छा के विरुद्ध शहर जाकर पढ़ाई करने के लिए अपने पापा को मना लिया। शगुन के हॉस्टल जाते ही घर बहुत सूना हो गया। मनोज सदा शगुन के हॉस्टल से आने के दिन गिनता। शगुन हॉस्टल से आते समय जेब खर्च से पैसा बचाकर माँ, पापा व भाइयों के लिए कुछ न कुछ जरूर लाती। एक बार पापा के लिए टी शर्ट लाई। मनोज को वो टी शर्ट बहुत पसंद आई। टी शर्ट या तो मनोज पर होती या तो धुल कर सूखती हुई तार पर। महीनों ऐसा चलता रहा। सरिता ने शगुन को फ़ोन करके कहा कि पापा के लिए और भी टी शर्ट लेकर आए। वो तो इस टी शर्ट को छोड़ते ही नहीं। फिर उसी दिन शगुन मॉल जाकर हाफ दर्जन टी शर्ट खरीद कर बैग में रख ली। आखिरी वर्ष की परीक्षा होने के बाद जब शगुन घर लौट आई, तब मनोज व सरिता की खुशियों का ठिकाना ना था। भाइयों की लाडली शगुन पर प्यार की बरसात हो रही थी, पर वह कुछ खोई सी रहती थी। हालांकि उसके साथ पढ़ने वाले विशाल ने कभी भी उससे कुछ कहा नहीं, पर डिग्री व लॉ की पढ़ाई साथ में करते हुए एक एहसास ने अपना स्थान बना लिया था। उस मधुर एहसास से वो मचल जाती, पर कुछ कह नहीं पाती। विशाल के साथ की सुखद अनुभूति को एकांत में स्मरण करती मन रोमांचित व पुलकित हो उठता। कभी कभी उसे लगता शायद विशाल भी। घर में शगुन की शादी की बातें चलने लगी। शादी के नाम से उसका चेहरा उतर जाता। वह वहाँ से उठकर चली जाती। चेहरा उतरना, उठकर चले जाना। मनोज का माथा ठनका। मनोज ने शगुन की शांत नज़रों को भांपते हुए पूछा, क्या बात है? हम लोग जब भी तुम्हारी शादी की बात करते हैं तब तुम्हारा चेहरा उतर क्यों जाता है? शगुन ने धीमे स्वर में कहा, पापा, अनजान के साथ बंधने से डर लगता है। क्या विशाल के साथ संभव नहीं? विशाल? वही क्या जो तुम्हारे साथ पढ़ता है, चौक पर के बाबू साहब का बेटा? मनोज ने आश्चर्यचकित भाव से पूछा। शगुन ने हाँ कहते हुए नजरें नीची कर ली। कोई खास बात हुई है क्या? दिमाग में कौंधते प्रश्न बेबाकी से निकले। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं, बस उसका साथ अच्छा लगता है। उसने कभी कुछ कहा भी नहीं, पर उसकी आंखें कहती हैं। पर विशाल तो कैसे संभव है? पूरे गांव में मनोज के शब्द दिल दिमाग को झंझोड़ते हुए निकलने लगे। उस रात देर तक बातें होती रही। सरिता व मनोज दोनों ने ही शगुन को तरह तरह के तर्क देकर समझाते रहे। कभी प्रेम विवाह की असफलता, तो कभी समाज में अंतरजातीय विवाह से होने वाली बदनामी। शगुन की नम आंखें तारों की टिमटिमाहट पर गड़ी रही। रिसाव होता रहा। तारों की टिमटिमाहट मध्यम होने लगी। उसने आंखों की नमी को सीने में उतार माँ पिता की मर्जी पर अपनी मुहर लगा दी। अब सरिता व मनोज को थोड़ी जल्दबाजी होने लगी थी शादी को लेकर। विश्वास होने के बाद भी मन के कोने में छिपा भय उकसाने लगा कि उम्र के नाजुक दौर में कहीं ऐसा वैसा। एक दूर के रिश्तेदार ने उदित के बारे में बताया। शहर में घर, पिता अफसर, मोबाइल की बड़ी दुकान, खाता पीता सुसंपन्न परिवार, मिलनसार प्रवृत्ति और फिल्मी हीरो सा आकर्षक व्यक्तित्व। मनोज ऐसा रिश्ता सुन फूले नहीं समाया। बात आगे बढ़ने लगी। अफसर पिता ने कहा भी कि यदि शगुन वकालत के लिए कोर्ट जाना चाहे तो हमें खुशी ही होगी। धूम धड़ाके से प्यारी बेटी विदा हो गई। घर में उसकी कमी तो बहुत खलती, पर दुनिया की रीत के आगे राजा जनक भी हारे थे। महीने भर बाद उदित के साथ ही शगुन घर आई। ससुराल की बातें हंस हंस कर बताती। उदित के दिल फेंक व्यवहार की गुदगुदी उसके चेहरे पर साफ झलकती रही। बहुत खुश लगी। माँ पिता का मन तृप्त हुआ। उदित के मुख से भी शगुन के समान ही
मम्मी पापा शब्द सुनकर मनोज व सरिता प्रसन्नचित्त हुए। मनोज ने कहा कि अब वही हमेशा इसी तरह बीच बीच में शगुन को लेकर खुद आएगा और चंद रोज खुशियों के साथ गुजारेगा। पर ऐसा एक दो बार ही हो पाया कि मनोज के नाना बनने की खुशखबरी आ गई। शगुन की सास भी ससुर के साथ उनकी नौकरी पर कभी कभी शहर चली जाती। घर का पूरा दारोमदार शगुन के कंधों पर आ गया। दिन भर घर के कामों में उलझी रहती। रोज कोई न कोई रिश्तेदार आते रहते। आओ मान भगत तो रंग रंग में बसा, चाहे ना चाहे करना ही होता। हवा में उड़ने वाली बिटिया अब पालतू चिड़िया सी बन इशारों पर फुदकने लगी। शगुन धीरे धीरे उदित के व्यवहार में भी बदलाव महसूस करने लगी। उसके बहुरूप देख कुंठित रहती। अब रात को अक्सर देर से लौटने लगा। पूछने पर वही जवाब, क्या दिन भर केवल खटता मरता रहूं? एक रात तो शराब पीकर लौटा। पूछताछ, झड़प, बहस घंटों चलती रही। शगुन के रोष को तमाचे से शांत करा दिया उदित ने। शगुन की वह रात करवटें बदलते तिल तिल कटी। सुबह जब उसने सास से कहा तो सास के आश्चर्य जताने का अभिनय उसे खटका। फिर पड़ोस की एक भाभी जिससे दोस्ती हो गई थी को अपना दिल का दर्द सुनाया। भाभी पहले तो थोड़ा सकुचाई, फिर उसने आत्मीय भाव से सहलाते हुए कहा, अब तुमसे क्या छिपाना, यह तो पहले उसका रोज का धंधा था, तभी तो इतनी जल्दी झटपट में उसकी शादी करवा दी। सबको लगता था कि घर में पूछने वाली आ जाएगी तो सब संभल जाएगा। पढ़ाई में भी वैसा ही, कॉलेज छोड़कर दिन भर मस्ती। तभी तो बाबूजी ने अपना पीएफ का पूरा रुपया निकालकर उसके लिए मोबाइल की दुकान खुलवाई। वहाँ पर भी दोस्तों का वैसा ही जमावड़ा। भाभी की बातें तीर सी बेधती हुई शगुन को छलनी करती रही। अंतस लहूलुहान हो गया। रेत के आसियाने का इंद्रधनुषी रंग धुल कर बेरंग हो रहा था। आंखों में धैर्य बांधे कमरे में चली गई। तन्हाई पाते ही बवंडर सा उठा और आंखों का बांध सैलाब बनकर फूट पड़ा। घंटों आंखों की कोरे रिश्ती हुई तकिए को भिगोती रही। वो फपकती, कभी खुद को संभालती हुई हथेली से मुंह को दबा लेती, कभी छोड़ जाने का निश्चय करती तो कभी पेट पर हाथ रख बिलखने लगती। सासू ने समझाया, उदित बच्चा ही तो है, ठीक हो जाएगा। अड़ोसी पड़ोसी की बातों पर ध्यान ना दो, सब जलते हैं और ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका असर आने वाले बच्चे पर भी पड़ सकता है, इसलिए ज़्यादा ना सोचो, बस घर के काम व आने वाले बच्चे पर ध्यान दो। और मान लो कभी कभार खा पी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। सब तरफ ढोल पीटने की क्या आवश्यकता है, और अब उसकी इज्जत ही तुम्हारी इज्जत है। शगुन आवाज़ सुनती रह गई। सुना था माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, यदि वही गलत काम को सहयोग करेगी तो। वह शांत होकर कमरे में चली आई। धीरे धीरे मन को मनाने लगी, हाँ, उनकी इज्जत ही मेरी इज्जत है। अपने माता पिता को भी कुछ नहीं बताया। फ़ोन से बातें भी कम ही करती। दिन भर काम में व्यस्त रहती। थकी मांदी रात को उदित की राह ताकती रहती। कभी ठीक ठाक लौटता तो कभी नशे में। अब उसकी दिल फेंक बातें चुभने लगी, जिन्हें बर्दाश्त करने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ पूछने पर उसे ही उल्टा सीधा सुना देता, कभी कभी हाथ भी उठा देता। शगुन सहमी सी रहने लगी। प्रसव के दिन भी वो काम में ही जुटी रही। मनोज नाना बनकर फूले नहीं समा रहा था। छठी के अवसर पर घर परिवार के लिए कपड़े तथा नाती को गहनों से लाद दिया। शगुन की सूखी थकी काया देखकर कई बार मनोज व सरिता ने पूछा, तुम खुश हो ना बेटा? और शगुन हर बार मुस्कुराकर हाँ कहते हुए सिर हिलाती हुई बातों को समेट देती। पहला बच्चा मायका जाने का मुहूर्त साल भर बाद का निकला। गोद में दूध पीता बच्चा और फिर से कोख लबेरा भर गया। 1.5 साल बाद शगुन बेटा व बेटी दोनों को साथ लेकर मायके आई। घर खुशियों से झूम उठा। नाना नानी नाती नातिन में अपने बच्चों की झलक देख उनके नटखटपन की बातें करते। आस पड़ोस मित्र मंडली सब शगुन से मिलने आते रहे। कभी कभी विशाल से भी मुलाकात होती और आंखों से काश छलक उठता, पर किसी ने उसे शब्दों में नहीं गढ़ा। दिल धड़कता रहता और बस औपचारिक बातें, पर ये चंद लम्हे खुशनुमा होते।
दोनों स्कूल कॉलेज की बातें कर खिलखिला उठते। वह दोनों अपने पुराने हवाई किले में जा बैठे। उसने विशाल से पूछा, तुम जीवन में सबसे अधिक खुश कब हुए विशाल? खुश का तो पता नहीं, बस दुखित होना याद है, सपाट स्वर में जवाब दिया। कब? शगुन की वही चहचहाती आवाज रुक गई। तुम्हारी विदाई वाले दिन। विशाल के स्वर शांत हो गए। टिमटिमाती चांदनी रात को राहु ने ग्रस लिया। मजाक कर रहा हूँ यार। विशाल बात बदलकर उसे सामान्य करने की कोशिश करने लगा। विशाल ने उसे घर के साथ साथ कोर्ट ज्वाइन करने की भी सलाह दी, पर शगुन हकीकत की धरातल पर आ गई। हो गया, अब तुम ही अच्छे व नामी वकील बनो, इसी से मैं खुश हो जाऊंगी। विशाल चला गया। शगुन में अब वह चंचलता नहीं रही थी। सभी उम्मीदों आकांक्षाओं से परे वह शांत रहने लगी। सरिता ने कई बार पूछा, इतना शांत उदास क्यों रहती हो बेटा? उसने कुछ भी नहीं बताया। सब ठीक है माँ कहकर माँ को शांत करा देती। ससुराल भेजते समय शगुन के बैग में काजू, किशमिश, हॉर्लिक्स, बादाम जो भी समझ आता उसे खाने की हिदायत देते हुए माँ भरती जाती। साल में 2-4 दिन शगुन के रहने से घर गुलजार हो उठता। बच्चों का तुतलाना नाना नानी को भी तुतला बना देता। शगुन के दोनों भाई शहर में नौकरी करते थे। शगुन इस बार वापस ससुराल नहीं जाना चाहती थी, पर उदित ने बताया कि माँ को काम में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। इस कारण वह शगुन को ज़्यादा दिन नहीं छोड़ सकता। शगुन की आंखों में मनोज को एक अनजाना दर्द दिखाई दिया, जिसे पढ़ने की बहुत कोशिश की। उसने पूछा, कोई कष्ट नहीं है ना बेटा? और शगुन का वही जवाब, नहीं पापा, बस आप लोगों को छोड़ने का मन नहीं करता। ऐसे में शगुन को उस बार ससुराल भेजना मनोज को बहुत कचोटा। तपतपाती दोपहर में मनोज सिर पर गमछा बांधे खाना खाने के लिए घर आ रहा था कि उसी समय आम के बगीचे में बच्चे दौड़ते भागते झगड़ते दिखे। शगुन का बचपना उसकी आंखों में उमड़ आया। उदास मन से घर पहुंचकर हाथ मुंह धोने लगा। सरिता ने खाना परोसा ही था कि मोबाइल घनघना उठा। सरिता खिजियाई भी, चैन से खाना तो खा लीजिए। स्क्रीन पर उदित का नाम देखकर माथा ठनका कि इस वक्त। शगुन की तबीयत ठीक नहीं है, उसके पेट में दर्द है, उसे लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। आप लोगों को घबराने की आवश्यकता नहीं, हम लोग सब संभाल लेंगे, उदित ने बुझे स्वर में कहकर फोन कट कर दिया। मनोज व सरिता की बेचैनी बढ़ गई। एक तो पहले से ही उन लोगों का मन नहीं लग रहा था, ऊपर से फोन। खाना हलक से नीचे नहीं उतर रहा था। ड्राइवर को गाड़ी बाहर निकालने के लिए कहकर जैसे तैसे खाना खत्म किया। उदित को फ़ोन करके बताया कि वे शगुन से मिलने के लिए आ रहे हैं। उदित ने उन्हें आने से मना कर दिया। नहीं नहीं, आने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग देख रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। अब शगुन ठीक है। मनोज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। नहीं नहीं, एक बार शगुन को देखकर आ ही जाते हैं, उसने अपने आप से कहा। मनोज और सरिता कार में बैठ गए, मन बेचैन। बीच बीच में ड्राइवर को थोड़ी तेज गाड़ी चलाने के लिए कहता। तभी फ़ोन फिर से बजा। पापा जी, शगुन नहीं रही, हम लोग हॉस्पिटल से घर ले जा रहे हैं, उदित ने रुआसे स्वर में कहा। एक सनसनाहट सी बदन में उठी और माथा झंझनाते हुए सुन्न सा हो गया। दिमाग में उधेड़ बुन चलती रही। क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये सभी तीर हृदय को जार बेजार कर छलनी करते रहे। दरवाजे के बाहर लोगों का जमावड़ा तथा कुछ लोगों को अर्थी बनाते देखकर उनका हृदय फट कर चिंगाड़ उठा। कहाँ है मेरी बच्ची, कहाँ है मेरी बच्ची कहकर चिल्लाती हुई सरिता बेतहासा दौड़कर अंदर चली गई। दरवाजे पर ही पैर ठिठक कर रुक गए। सुनसान कमरे में अकेली जमीन पर सफ़ेद चादर से ढकी काया बेतहासा दौड़ती हुई बगल में जा गिरी। सफ़ेद चादर हटाने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाया तो पीछे से आकर उदित की माँ ने सरिता के बढ़े हुए हाथों को पकड़ते हुए कहा, मत हटाइए समधिन जी, नहीं देख पाइएगा, पूरा शरीर दवा की रिएक्शन से फूलकर एकदम भयानक सा काला पड़ रहा है। सरिता चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। मनोज स्वयं रोते हुए सरिता को संभालने की कोशिश करने लगे।
सरिता ने बेतहासा हाथ पीटते हुए चेहरे से चादर को हटाया। चेहरे पर काले धब्बे के निशान, मानो पूरी उंगलियां गवाही देने के लिए गाल पर खड़ी हों। सरिता उसके गालों को सहलाती हुई चूमने लगी। मन में शंका कौंधी और उसने पूरी चादर एक ही झटके में उघाड़ फेंकी। पूरे बदन पर काले काले चकत्ते और गले में काली धारी के फूले हुए दाग। सरिता व मनोज स्तब्ध देखने लगे। नहीं, ये तो दवा का रिएक्शन नहीं है। सच सच बताइए, क्या हुआ? किसने ऐसा हाल किया मेरी बच्ची का? सरिता की करुणा रोष में बदल गई। सब दवा का रिएक्शन है। लाश को इतनी देर घर में रखना ठीक नहीं। सब तैयारी हो गई है बाहर, अब देर नहीं करनी चाहिए। उदित के पिता कुमार बाबू ने कहा। नहीं, ये दवा का रिएक्शन नहीं लगता समधी साहब, ये पुलिस का मामला है। बिना पुलिस आए हम किसी को लाश छूने नहीं देंगे। मनोज का आक्रोश सिर चढ़ गया। वेद और किट्टू का ध्यान आते ही सरिता की सहमी नजरें दौड़ने लगी। वेद को अपने पास ही पीछे खड़ा देखा। किट्टू, किट्टू कहाँ है? उसने हड़बड़ाते हुए पूछा। वो रही रमा की गोद में, पास खड़ी औरत ने कहा। ये रमा कौन है? सरिता ने उसे देखते हुए पूछा। उदित के दूर की बुआ की बेटी है। तभी धड़ धड़ाधड़ पुलिस घर में भर गई। लाश का पंचनामा लगाकर पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया गया। देखते ही देखते सगुन पंचतत्व में विलीन हो गई। उदित व उसके माँ बाप को भी पुलिस पकड़ कर ले गई। सब कुछ तहस नहस हो गया। हो हल्ले के बीच सरिता कुढ़ती कसमसाती सिसकती रही। सरिता ने दोनों बच्चों को गोद में लेकर सीने से लगा लिया। पास खड़ी औरत बगल में आकर बैठ गई। सरिता ने गिड़गिड़ाती नज़रों से उस औरत की ओर देखकर पूछा, क्या हुआ था बहन जी? कुछ तो बताइए। आपका घर तो बिल्कुल इसके घर से सटा हुआ है, कुछ तो पता होगा। औरत सहमते हुए इधर उधर देखने लगी। फिर उसने कहा, आपकी बेटी बहुत सहनशील थी बहन जी। उनके कमरे से ही सटा हुआ हमारा कमरा है। एक ही दीवार होने से सभी आवाज़ें साफ साफ सुनाई देती हैं। रोज का मारपीट, कभी कभी तो रात रात भर सिसकने की आवाज़ें आती। उदित को कौन नहीं जानता, शुरू से ही शराबी व अय्यास। फंस गई बेचारी इस अय्यास के चक्कर में। सरिता स्तब्ध सुनती रही। काटो तो खून नहीं। कल तो 8-9 बजे से ही लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। सगुन चीख चीख कर पूछ रही थी कि जब तुम्हारा संबंध पहले से ही रमा के साथ था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? मैं आज सबको बता दूंगी कि तुम और रमा मेरे ही कमरे में भाई बहन के रिश्ते की आड़ में क्या गुल खिला रहे हो। उदित बार बार उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। सगुन चीख रही थी। बीच बीच में बेल्ट के चलने की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने अपने पति से कहा भी कि चलिए, कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि यह तो उनके रोज का धंधा है, चुपचाप सो जाओ। पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। इसके बाद रमा की भी आवाज़ आने लगी। शायद उसने ही सगुन का हाथ पकड़ा होगा। तभी सगुन चीख रही थी कि छोड़ो मेरा हाथ। सगुन के हाँफने की भी आवाज़ आ रही थी, जैसे उसे किसी ने दबाया हो। फिर उसके बाद सन्नाटा सा छा गया। सगुन की मौत को सामान्य बनाने के लिए ही उदित ने मनोज को बताया कि सगुन के पेट में दर्द है और वो दर्द से ही। पर उदित के मना करने के बावजूद आप लोगों के यहाँ आ जाने से उनके सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। वह तो आप लोगों के पहुँचने से पहले ही क्रियाकर्म पूरा कर देना चाहता था ताकि वह साफ साफ निकल जाए। पर शायद आप लोगों को बेटी का आखिरी दर्शन बदा था। सरिता अपने दोनों घुटनों के बीच सिर रखकर रोती ही रही। सब कुछ तहस नहस हो गया। कुमार बाबू ने साफ साफ कह दिया कि घटना वाली रात तो वो और उनकी पत्नी दूसरे शहर में अपनी ड्यूटी पर थे। इस कारण वे जल्दी ही जेल से लौट आए। उदित जेल में रहा। केस 1-2 साल पड़ा रहा। पता चला कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवाने के लिए उन्होंने 2.5 लाख रुपए खर्च किए थे। वेद और किट्टू के बाल मन को भी समझा दिया कि उनके नाना नानी अच्छे नहीं हैं। उन्होंने ही उसके पापा को जेल भिजवाया है। कुमार बाबू ने मनोज से समझौते की बात कही। अफसोस प्रकट करते हुए कहा, जो होना था सो हो गया। बीते को कोई वापस नहीं ला सकता।
अब उनकी निशानी को हमें ही संभालना है। यतीम से पल रहे हैं फूल जैसे बच्चे। आप जैसा चाहते हैं उदित को सजा भी हो जाएगी, पर बच्चे जीवन भर के लिए यतीम बन जाएंगे। उदित घर में आ जाएगा तो कम से कम बच्चों को तो देखेगा ही। हम कब तक जीवित रहेंगे? बच्चों के नाम 10-10 लाख रुपए जमा करा दिया गया है। उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं होगी, पर माँ बाप का स्थान तो कोई नहीं ले सकता ना। कुमार बाबू की बातें मनोज के दिमाग में घूमती रही। कई रात मनोज को नींद नहीं आई। हर समय शगुन के बारे में सोचता रहता। बच्चों का मासूम चेहरा बेचैन कर देता। सालों साल कोर्ट के चक्कर व हार पेशी के बाद निराश कदमों से वापसी, मन कुंठित हो जाता। दिलो दिमाग का अंतर्द्वंद चलता रहता। दिल कहता कि अपने जान के टुकड़े के कातिल को छोड़ना नहीं, फांसी दिलानी ही है, और सातिर दिमाग बीच में ही टपक पड़ता कि क्या इससे शगुन वापस आ जाएगी। ऊपर से उसकी आत्मा और कुंठित होगी कि उसके बच्चे यतीम जैसे पल रहे हैं। कम से कम बाप रहेगा तो एक नज़र देखेगा ही। दिमाग ने फतह पाली। बेटी का कातिल आज़ाद हो गया। शगुन के जाने के बाद मनोज बिल्कुल गुमसुम हो गया। उसकी याद उसे बेचैन करती रहती। उसके सभी सामान को एक टक निहारता रहता। कभी सरिता से कहता कि हम उसकी शादी विशाल से ही कर देते तो कम से कम हमारी बेटी जिंदा तो रहती। समाज जो कहता सो कहता। कहाँ है वो समाज जो कातिल को सजा भी नहीं दे पा रहा। फूट पड़ता मनोज का गुस्सा। फिर खुद फूट फूट कर रोने लगता। सौतेली माँ आते ही बाप भी सौतेला हो जाता है। दोनों बच्चे दादा दादी व नाना नानी के आंचल में लाड दुलार में ही खेले बढ़े। होश संभालते ही वेद को हॉस्टल में डाल दिया। किट्टू पढ़ाई में हर वर्ष अव्वल आती, अपनी माँ की तरह। वेद इंजीनियरिंग के आखिरी वर्ष में ही मल्टीनेशनल कंपनी में कैंपस सिलेक्शन से 35 लाख के पैकेज की नौकरी लग गई। ज्वाइनिंग के बाद ही वेद नाना के लिए टी शर्ट व नानी के लिए रेशमी साड़ी लेकर आया। थोड़ी सकचाहट से नाना की ओर देखते हुए कहा, नाना जी, मेरे साथ ही कॉलेज में नेहा पढ़ती है। उसकी भी मेरी कंपनी में ही नौकरी लगी है। बहुत अच्छी लड़की है। किट्टू भी उसे बहुत पसंद करती है। एक बार आप लोग उससे मिल लीजिए, यदि पसंद आए तो। यदि तुम्हें और किट्टू को पसंद है तो अच्छी ही होगी बेटा, हम जरूर मिलेंगे। कहते हुए मनोज ने सहर से स्वीकार कर लिया। सालों गुजर गए, पर कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा कि मनोज को शगुन का ख्याल ना आया हो। सदा आस पास ही महसूस करता। वेद की शादी से मन प्रसन्न है। देर रात तक शादी की बातें होती रही। बार बार कहता, आज शगुन रहती तो बहुत खुश होती। शादी की थकान से सरिता नींद की आगोश में चली गई, पर मनोज को नींद नहीं आ रही। करवट बदलते बदलते एक तारे पर ध्यान टिक गया। बहुत देर तक निहारता, मुस्कुराता, बतियाता रहा। फिर सरिता को झकझोर कर उठाया। उठ न सरिता, देख अपनी शगुन है वहाँ। दोनों उस चमकीले तारे को आपलक निहारते हुए एक दूसरे के कंधों पर सिर रखे हुए सिसकते रहे। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।